तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज से एक नई टेस्ट सीरीज चालू हो रही है, इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण जो है 22-23 को देखते हुए ये टेस्ट नंबर फर्स्ट है। और ऐसे जो है 6 टेस्ट होंगे। यानी इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे में टोटल 12 चैप्टर होते हैं। ठीक है, इस बार वाले में 12 चैप्टर हैं। ठीक है, तो 12 चैप्टर हैं। एक टेस्ट में जो है आपको 2 चैप्टर के जो क्वेश्चन बन रहे हैं उससे रिलेटेड कर अपडेटेड वो आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा और आपको बता दें कि फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज हमारी स्टार्ट है। वो भी आपको डेली जो सेक्शनल टेस्ट सीरीज होती है 3 बजे शाम को, और गैप गैप करके आपको फुल लेंथ की टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। ठीक है, और इन सब की सभी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, इस क्वेश्चन का भी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर स्टडी ऑन आईएएस पर मिलेगा। आप यहाँ से जो है स्कैन कर सकते हैं या फिर इस नाम से सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको टेस्ट सीरीज पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं। आपसे इतनी आशा रख ही सकते हैं कि हम अगर आपके लिए 100% एफर्ट लगा रहे हैं तो आप वीडियो को कम से कम 50% तो देखेंगे ही, अगर आपको पसंद आ रहा है तो। आपको हर चीज़ का निचोड़ मिल रहा है तो आशा करते हैं आप लोग वीडियो पर बने रहेंगे और अंत तक देखेंगे। ठीक है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीज़ें एकदम पॉइंट वाइज समझ में आए। ठीक है, और ये भी आशा करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। तो पहला चैप्टर है जो इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का, स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिकवरी कंप्लीट, यानी अर्थव्यवस्था की स्थिति, पुनर्प्राप्ति और सुधार। ठीक है, ये जो टेस्ट होगा यह सेक्शनल फुल लेंथ होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा है इसमें, निम्नलिखित में कौन से विश्व में देशों द्वारा समकालिक मौद्रिक शक्ति के संभावित परिणाम है? ऑप्शन 1 चालू खाता घाटे को बढ़ाना, ऑप्शन 2 बॉन्ड यील्ड में गिरावट, ऑप्शन 3 विदेशी निवेश का बहिर्प्रवाह। ठीक है, सही उत्तर आपको बताना है। यानी अगर इंग्लिश में इसको पढ़ें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज सिंक्रोनाइज्ड मॉनिटरी जो टाइटिंग पॉलिसी है कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड, उसके बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इन तीनों में से आपको बताना है कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर आपने जो है टाइट मनी पॉलिसी के बारे में पढ़ा होगा कि जब आरबीआई या किसी भी देश की सेंट्रल बैंक जो है अगर जो है टाइट मनी पॉलिसी जो है लागू करती है तो फिर क्या होता है, अगर इसको आपने पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर तुरंत बता सकते हैं। ठीक है, यानी बात करें तो चालू खाते का बढ़ना, और इसके अलावा जो है अगर बात करें तो इसमें विदेशी जो आउटफ्लो और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। चलिए इसकी व्याख्या हम आपको इसी में दिखा देंगे, अलग से आपको व्याख्या नहीं मिलेगा। टाइट मनी पॉलिसी का मतलब क्या होता है? टाइट मनी पॉलिसी का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन जो है वो रैपिडली बढ़ रहा है। और जब टाइट मनी पॉलिसी जब की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, सॉरी सेंट्रल जो अथॉरिटी होती है यानी आरबीआई जो होती है, वो क्या इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ा देता है। ठीक है, इससे क्या होता है, मनी सप्लाई जो है कम हो जाती है। ठीक है, और वहीं बॉन्ड यील्ड की बात करें तो बॉन्ड यील्ड क्या होता है? बॉन्ड यील्ड का मतलब होता है बॉन्ड पर मिलने वाले रिटर्न से होता है। बॉन्ड यील्ड की गणना करने के लिए वार्षिक कूपन दर को बॉन्ड का वर्तमान बाजार मूल्य से विभाजित किया जाता है। यानी अगर ब्याज दरों में वृद्धि, अगर टाइट मनी पॉलिसी है, ब्याज दरों में वृद्धि होगी तो उसके कारण जो है बॉन्ड की कीमतें जो हैं गिरने लगेंगी तथा बॉन्ड यील्ड क्या होती है, बढ़ जाती है। और इस ऑप्शन में क्या कहा गया है? इस ऑप्शन में कहा गया है, ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे तो बॉन्ड यील्ड में गिरावट आती है। यानी टाइट मनी पॉलिसी में क्या होता है, तो इस प्रकार देखेंगे इसमें बॉन्ड यील्ड अगर बढ़ जाती होता तो ऑप्शन सही होता। ठीक है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो बॉन्ड यील्ड जो है बढ़ जाता है। ठीक है, जबकि अगर ब्याज दर कम हो जाए, ठीक है, यानी अगर बात करें टाइट मनी पॉलिसी के विपरीत जो है अगर कार्य किया जाए तो इसमें क्या होता है, बॉन्ड की कीमतें बढ़ने लगती हैं, बॉन्ड यील्ड में गिरावट आती है, यानी बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन सी सही होगा। ये इकोनॉमिक सर्वे में आप देखेंगे
तो समन्वित सख्त मौद्रिक नीति कार्रवाई, ये आपको चार्ट उसमें मिल जाएगा। यानी कई देशों ने मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए लगभग एक सख्त मौद्रिक नीति लागू की है, जिससे सभी अर्थव्यवस्था में बॉन्ड यील्ड प्रतिफल में वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप अधिकांश अर्थव्यवस्था में इक्विटी पूंजी का बहिर्वाह हुआ। पारंपरिक रूप से सुरक्षित बाजार माने जाने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के बाजार में हुआ है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ से ये क्वेश्चन तैयार किया गया है। ठीक है, और यहाँ देखेंगे चालू खाता जो है वृद्धि हो रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से उपाय किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी हेल्प कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इन्फ्लेशन है क्या। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो क्या होता है, तो जो वैल्यू ऑफ गुड्स होती है एंड सर्विस होती है, उनकी क्या होती है? बढ़ जाती है। यानी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जो है बढ़ जाती है, लेकिन अगर मनी की बात करें, करेंसी की बात करें, उसकी जो है वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, यानी उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। यानी आप पहले जो है सपोज अगर 30 रुपये में एक किलो आलू लेते थे, 1 kg आलू लेते थे, अब वहीं जाएंगे 60 रुपये देंगे, तब आपको 1 kg आलू मिलेगा। ये क्या हुआ? इन्फ्लेशन हुआ। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। तो अब इसमें बताना है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में क्या मदद कर सकता है। तो आरबीआई द्वारा रेपो रेट में वृद्धि, यानी अगर जो है मार्केट में जो है मनी सप्लाई जो है वो घटा दी जाए, तो अगर रेपो रेट आरबीआई बढ़ा देगा तो क्या होगा? मार्केट से जो है पैसा जो है आरबीआई के पास चला जाएगा, या ठीक है बैंक आपको कम लोन देंगे, तो लोग कम लोन देंगे तो लोग कम कंज्यूम करेंगे, तो लोग कम कंज्यूम करेंगे तो गुड्स की डिमांड या सर्विस की डिमांड जो है कम हो जाएगी। ठीक है, जब लोगों के पास पैसा नहीं है तो क्या खरीदारी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क में कमी, और अगर बात करें आवश्यक उत्पाद को निर्यात पर प्रतिबंध लगाना, ये भी जो है इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अब चलिए आपको बता दें कि क्या उपाय हैं। देखिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक तो आरबीआई प्रयास करता है, दूसरा क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट प्रयास करता है। आरबीआई कैसे? मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा मैनेज करता है, मार्केट में जो मनी है उसकी क्वांटिटी को मैनेज करता है। ठीक है, यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर जो है वो क्या करता है? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, मार्केट से जो है लोन लोग कम लेंगे, यूज कम करें। इसके अलावा जो है बॉन्ड के प्राइस भी डिक्रीज कर देगा। ठीक है, और इसकी सहायता से क्या होगा? जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कम हो जाएंगे। इसके अलावा फिजिकल पॉलिसी के द्वारा भी गवर्नमेंट जो है दो तरीके से जो है अपना क्या करती है? इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है। एक तो जो स्कीम और प्रोजेक्ट है उस पर स्पेंडिंग को कटिंग करके जो है एक्सपेंडिचर को कट करता है। दूसरा जो है इनडायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स में बढ़ाता है, जो इसमें ऑप्शन दो दिया है। इसके अलावा सप्लाई मैनेजमेंट मेजर द्वारा भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। जैसे अगर जो इम्पॉर्टेंट कमोडिटी है, यानी जो ज़रूरी है, वो आयात को जो है वो बढ़ाया जाए, और जो ज़रूरी नहीं, गैर ज़रूरी निर्यात को कम किया जाए। ठीक है, इसके अलावा जो है बिचौलियों को जो अपने पास इकट्ठा कर लिए हैं गुड्स को, उनको चेक किया जाए, उसको छुड़ाया जाए। ठीक है, और इसके अलावा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा भी जो है सप्लाई मैनेजमेंट करके जो है इन्फ्लेशन को कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन जो है डी सही होगा। ठीक है, तो ये सब जो है ये तो हो गया इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें क्या पूछा है? भारत के व्यापार के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबल स्लोडाउन, यानी वैश्विक स्लोडाउन के बावजूद पिछले 3 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में निर्यात का हिस्सा बढ़ा है। ऑप्शन 3, वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के पास अपने चालू खाते घाटे को पूरा करने का पर्याप्त विदेशी भंडार नहीं है। यानी अगर बात करें इंग्लिश में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया ट्रेड। ऑप्शन 1, शेयर द एक्सपोर्ट एज द परसेंटेज ऑफ जीडीपी एक्सपेंडेड ओवर द लास्ट 3 years डिस्पाइट द ग्लोबल स्लोडाउन। ऑप्शन 2, for financial year 2023 India does not have sufficient forex reserve to finance its correct account deficit। तो आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। ठीक है,
तो इसमें अगर बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में निर्यात का हिस्सा बढ़ा है, ये बात सही है। लेकिन अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए भारत के पास चालू खाता घाटा पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। यानी इसमें अगर बात करेंगे ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब चलिए थोड़ा सा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो अगर बात करें 2022-23 के लिए, तो दिसंबर के अंत में जो है देखेंगे तो इसके जो विदेशी मुद्रा भंडार है 563 जो है बिलियन अमेरिकी डॉलर है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें तो शेयर ऑफ एक्सपोर्ट इन जीडीपी, तो ये क्या हुआ, एक्सपैंड हुआ यानी बढ़ा है, और ग्लोबल स्लो डाउन के बावजूद, ठीक है। तो ये लगातार जो है बढ़ रहा है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो 3 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद प्रतिशत रूप में निर्यात का हिस्सा बढ़ा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है सही है, ठीक है। ये चार्ट जो है आपको इकोनॉमिक सर्वे मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अब ये लाइन भी उसमें लिखा गया है कि वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत के पास सीएडी को कम करने और भारतीय रुपए में अस्थिरता का प्रबंधन करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करने हेतु पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है, यानी 563 यूएस बिलियन डॉलर अभी जो है इंडिया के पास है, ठीक है। इसी के आधार पर वो 2 ऑप्शन गलत है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें पूछा है पेंट अप डिमांड के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, पेंट अप डिमांड मंदी के कारण बाजार में मांग के निम्न स्तर को संदर्भित करती है। ऑप्शन 2, व्यक्तिगत ऋणों की वृद्धि में तेजी अर्थव्यवस्था में पेंट अप डिमांड एक अच्छा संकेतक हो सकता है। तो आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। अब पहले देख लेते हैं पेंट अप डिमांड होता क्या है। यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जहां किसी सेवा या उत्पाद की मांग असामान्य रूप से मजबूत होती है, ठीक है। तो अगर असमान रूप से मजबूत होती है, इसमें क्या क्या मांग जो होती है वो जो है निम्न स्तर को संदर्भित करती है, सीधे सीधे ये गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन 1 जहां होगा उसको एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन 2 की बात करेंगे तो यह आमतौर पर खर्चे में कटौती और मंदी की अवधि के बाद आम जनता की ओर से पुनर्खर्च में वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाती है। तो व्यक्तिगत ऋणों की वृद्धि में तेजी अर्थव्यवस्था में पेंट अप डिमांड एक अच्छा संकेत हो सकता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी ऑप्शन बी सही है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। ये सब जो बता रहे हैं सब हम इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 से लिए हैं क्वेश्चन, ठीक है, उसी से क्वेश्चन बनाया गया है। फाइनेंस ईयर 2023 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र द्वारा ऋण आपूर्ति में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में कौन से कारण हो सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी रीजन फॉर इंक्रीज क्रेडिट सप्लाई बाय द बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। ऑप्शन 1, कॉर्पोरेट बॉन्ड पर बढ़ता प्रतिफल यानी राइजिंग यील्ड्स ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ऑप्शन 2, बाह्य वाणिज्यिक उधार पर उच्च ब्याज लागत। ऑप्शन 3, विनिमय दरों में उतार चढ़ाव, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो अगर बात करें तो 2023 में के दौरान बैंकिंग क्षेत्र द्वारा ऋण आपूर्ति के लिए जो है इसमें जो ऋण आपूर्ति वृद्धि के लिए निम्नलिखित कौन से कारण हो सकते हैं। तो इसमें जो है तीनों कारण जो है विद्यमान है, जिसकी बात इकोनॉमिक सर्वे में की गई है, ठीक है। यानी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में बढ़ता प्रतिफल, ठीक है, और यानी यील्ड बढ़ रही है 2023 के लिए, और बाह्य वाणिज्यिक उधार पर उच्च ब्याज लागत, विनिमय दरों में उतार चढ़ाव, ठीक है। तो ये तीनों बातें इकोनॉमिक सर्वे में की गई है। तो इसमें लिखा है बैंकिंग क्षेत्र द्वारा ऋण आपूर्ति में वृद्धि होने से बेहतर स्थिति संभव हुई है, या भारतीय जो IBBB द्वारा यानी भारतीय दिवाला और शोधन क्षमता बोर्ड द्वारा त्वरित समाधान के लिए NPA की फास्ट ट्रैकिंग बजटीय सहायता द्वारा PSP को जोड़े। अब यहाँ देखते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पर बढ़ते प्रतिलाभ और बाहरी वाणिज्यिक उधार की उच्च ब्याज दर हेजिंग लागत में वित्त वर्ष 2023 के लिए ऋण वित्त पोषण के लिए इन साधनों को कम आकर्षक बना दी। इस दौरान क्या होता है, वित्तीय क्षमता ने उन्हें ऋण का आकर्षक स्रोत बना दिया। इसके आधार पर देखेंगे तो उसमें तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। अब इसमें लिखा है स्ट्रेंथनिंग बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात किया है, यानी इंक्रीज डिमांड ऑफ क्रेडिट, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो क्रेडिट ग्रोथ जो है MSME सेक्टर में जो है देखेंगे तो हैज़ बीन हाई ओवर द 30.5% ड्यूरिंग जो है जनवरी 2022। इसके अलावा इंक्रीज क्रेडिट सप्लाई बाय बैंकिंग सेक्टर ड्यू टू दियर रिमूव्ड फाइनेंशियल हेल्थ, ठीक है। और इसमें बात की गई विच इज द रिजल्ट फास्ट ट्रैकिंग ऑफ NPA, ठीक है। और इसमें देखिए ऑप्शन 3 की बात की है, राइजिंग यील्ड ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ठीक है।
and higher interest rate, hedging costs, external commercial borrowing have made these instrument less attractive. तो कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन डी सही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। उसके पहले बढ़ने से पहले इस चैप्टर में कुछ और बातें की गई थी, उसको हम आपको ग्राफ के द्वारा आपको पढ़ लेना। यानी भारत में चालू खाता संतुलन के समक्ष क्या क्या जोखिम है, इसकी बात जो है इकोनॉमिक सर्वे में की गई है। और इसके अलावा जो है भारत की जो ग्रोथ हो रही है उसके जो है संदर्भ में सकारात्मक पहलू क्या क्या हैं, क्या मतलब थे सकारात्मक पहलू जो भारत की ग्रोथ हुई इकोनॉमिक 2022-23 में जो दर्शाया गया। यानी आपूर्ति श्रृंखला को लगातार बेहतर होना, मुद्रास्फीति नकद होना और भारत में पूंजी प्रवाह की वापसी, निजी क्षेत्र का निवेश, ये सब कार्ड उसमें बताए गए हैं। ठीक है, बहरहाल चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 का मतलब है चैप्टर नंबर 2 का जो शीर्षक है इंडियन मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक विथ ऑप्टिमिज्म एंड होप, यानी भारत की मध्यम अवधि की वृद्धि दृष्टिकोण, आशावाद और आशा के साथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा है, इसमें बात की गई है, शुरुआत हुई है 1991 के आर्थिक सुधारों के एक भाग के रूप में निम्नलिखित में कौन कौन से सुधार किए गए थे। सही कोड का आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही है चारों में से। ऑप्शन 1 बाजार द्वारा निर्धारित विनिमय दरों की ओर संक्रमण, यानी ट्रांजिशन टूवर्ड मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट। ऑप्शन 2 आयात लाइसेंस को हटाना। ऑप्शन 3 सभी क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्रों के एकाधिकार को समाप्त करना। ऑप्शन 4 पूर्ण परिवर्तनीय पूंजी खाता। तो फुली कन्वर्टेबल अकाउंट, यानी इसमें जो 1991 के रिफॉर्म हुए थे उसके एक भाग के रूप में आपको बताना इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो अगर बात करेंगे बाजार द्वारा निर्धारित एक्सचेंज रेट की ओर जो है ट्रांजिशन, ये बात जो है सही है। इसके अलावा आयात लाइसेंस को हटाना, ये बात भी सही है। ये दोनों बातें इसमें सही नहीं है, यानी ऑप्शन सी जो है सही होगा। अब चलिए देखिए इकोनॉमिक सर्वे में क्या बताया गया है। ये देखिए इकोनॉमिक सर्वे में ये प्रमुख सुधार की बात की गई, 1991 प्रमुख सुधार की बात की गई है। तो इसमें देखेंगे आयात लाइसेंस को समाप्त करना और कंपनियों के लिए भारतीय बाजार में प्रवेश करने संबंधी नियमों को सरल बनाना और क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए यानी एकाधिकार समाप्त करके प्रोत्साहन देना। चालू खाते को पूरी तरह से परिवर्तनीय बनाने यानी कन्वर्टेबल बनाना। इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है जो है जो कैपिटल अकाउंट को जो है फुल्ली कन्वर्टेबल बनाना। इस प्रकार जो है ये ऑप्शन जो है सही नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा ये तो 1991 रिफॉर्म होगा। इसके अलावा 1998 से 2002 के अवधि के लिए जो आर्थिक सुधार किए गए हैं उसके बारे में दिया गया, आप यहाँ से देख सकते हैं। सेम वही चीज़ वो हिंदी में था, ये इंग्लिश में है, क्योंकि दोनों लैंग्वेज के मुझे आशा है कि स्टूडेंट देखते होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें पूछा है सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी होती हैं जो गैर अपरिवर्जित और गैर प्रतिस्पर्धी होती हैं। और ऑप्शन 2 की बात करें पूंजीगत व्यय से सार्वजनिक वस्तुओं का निर्माण होगा। तो आप कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। तो इसमें देखेंगे तो इसमें जो सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी वस्तु जो गैर अपवर्जित यानी नॉन एक्सेसिबल एंड नॉन रिवाइवेबल्स, ठीक है, यानी गैर प्रतिस्पर्धी होती हैं। ठीक है, तो ये बात सही है। ऑप्शन 2 की बात करेंगे तो ऑप्शन 2 जो है ये भी सही, यानी पूंजीगत व्यय से सार्वजनिक वस्तुओं का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन सी इसमें सही है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द मनी स्पेंड बाय द गवर्नमेंट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ मैकेनिकल इक्विपमेंट, बिल्डिंग, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन सी सही है। अब चलिए इकोनॉमिक सर्वे की आपको दिखा देते हैं क्या बात किया है। इसमें रिफॉर्म न्यू इंडिया, सबका साथ सबका विकास में भौतिक अवसंरचना कार्यक्रम में भारतमाला की बात किया है, सागरमाल विद्युतीकरण की बात की, उड़ान की बात किया है। इसके अलावा राष्ट्रीय विमुद्रीकरण की बात किया है, एक सेकंड, और नेशनल अवसंरचना पाइपलाइन की बात किया है। ठीक है, यानी इसमें देखिए चार्ट देखिए, इसमें बताया है कि सेंटर कैपिटल एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज जीडीपी। तो इसमें देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट का जो है बढ़ता जा रहा है। तो इसमें 2014 के बाद के सुधारों में जीवन यापन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एवं आर्थिक क्षमता में दक्षता में सुधार पर जोर दिया गया है। सुधारों के पीछे निम्नलिखित व्यापक सिद्धांत थे। सार्वजनिक वस्तुओं का निर्माण, विश्वास आधारित शासन को अपनाना, विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करना और किस उत्पादकता में सुधार। तो कुल मिलाकर इसमें दिखेंगे तो इसमें ऑप्शन 2 जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं।
भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में किससे डिजिटल सार्वजनिक वस्तु माना जाता है? तो ये भी बात जो है इकोनॉमिक सर्वे में बताई गई, यानी डिजिटल हस्ताक्षर, डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क, डिजिलॉकर, एकीकृत भुगतान इंटरफेस। नीचे दिए गए कोड का सही आपको प्रयोग करके बताना है। तो इसमें चारों को जो है डिजिटल सार्वजनिक वस्तु माना गया है, ठीक है। यानी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड एज डिजिटल पब्लिक गुड्स, ठीक है। तो इसमें जो है चारों को ही जो है डिजिटल पब्लिक गुड्स माना गया है। इकोनॉमिक सर्वे में देखिए ये दिखाया गया है, यानी सार्वजनिक अवसंरचना के विकास की बात की गई। तो यहाँ पर देखिएंगे तो सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना के बारे में जो है, तो देखिए इसमें KYC की बात करें, डिजिटल सिग्नेचर की बात की गई है, UPI की बात की गई है, डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क की बात, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क की बात की गई है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, इसके हिसाब से आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन डी जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा क्रेडिट टू GDP रेशियो गैप का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? ऑप्शन 1, या किसी देश के ऋण का उसके सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात है। ऑप्शन 2, या उस राशि को दर्शाता है जिससे वास्तविक GDP संभावित पूर्ण रोजगार GDP से अधिक होती है। ऑप्शन C, या GDP के प्रतिशत के रूप में सरकार के कुल व्यय और राजस्व का अंतर है। ऑप्शन D, या क्रेडिट टू GDP अनुपात इसकी दीर्घकालिक प्रवृत्ति के बीच अंतर है। तो ये भी इकोनॉमिक सर्वे में इसकी बात की गई है। यानी अगर बात करें तो क्रेडिट GDP रेशियो गैप, ये इंग्लिश में लिखा है, ये हिंदी में लिखा है, ठीक है। तो इसे ऋण GDP अनुपात के बीच अंतर और इसके दीर्घकालिक रुझान के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसमें देखेंगे क्रेडिट टू GDP अनुपात इसकी दीर्घकालिक प्रवृत्ति के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी जो है सही होगा। इसके अलावा बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट या किसी कंपनी के वित्तीय विवरण को संदर्भित करता है जिसमें उसे उनकी परिसंपत्तियों की देयता और उसके वित्त पोषण से जुड़ी जानकारियाँ शामिल होती है, ठीक है। इसमें दिया नहीं गया है लेकिन इसके साथ ही साथ था तो हमने ये भी डाल दिया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले 5 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में घटता कर उछाल देखा गया है, यानी टैक्स बोयंसी। ऑप्शन 2, पिछले 7 वर्षों के दौरान भारत के सकल FDI में औसतन 10% की जो है वृद्धि हुई है। तो आपको बताना इसमें कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार इसमें देखेंगे तो इसमें ऑप्शन बी जो है सही है, यानी पिछले 7 वर्षों के दौरान जो FDI की औसत जो है 10% की वृद्धि हुई है। तो आगे चलिए टैक्स बोयंसी देख लेते हैं और जो डाटा दिया गया है जिसके हिसाब से ये आंसर सही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखेंगे हाईएस्ट टैक्स बोयंसी की बात कर रहा है तो वो पॉजिटिव ट्रेंड रहा है, ठीक है। यानी टैक्स बोयंसी होती क्या है? तो ये जो है कि सरकार की कर राजस्व आय और आर्थिक वृद्धि के बीच एक मजबूत संबंध होता है। जैसा कि जो है अर्थव्यवस्था में तीव्र विकास जो है प्राप्त करती है तो सरकार का कर राजस्व भी बढ़ता है, ठीक है। यानी टैक्स उछाल की बात करें सीधे सीधे, ये इंग्लिश में दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और यही सेम चीज़ इधर जो है हिंदी में दी गई है। और वही जो कर संग्रह की बात कर रहा है तो औसत मासिक सकल GST संग्रह वित्तीय वर्ष 2018 से 18 में कितना था? 0.90 लाख करोड़ था, वो 2023 में बढ़कर जो है 1.49 लाख करोड़ रुपए हो गया है, ठीक है। यही इसमें दिया गया है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन बी जो है वो सही है। और ये 10% जो 5 वर्षों की बात कर रहा है वो कर उछाल जो है घटता देखा गया है, ये बात गलत है, यानी बढ़ रहा है, ठीक है। और FDI की बात जो 10% बात की जा रही है तो यहाँ पे देखेंगे FDI का डाटा दिया गया है। ये देखेंगे इंडिया ग्रॉस FDI इंक्रीज फ्रॉम एन एवरेज ऑफ 2.2% ऑफ GDP ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2005 से फाइनेंशियल ईयर 2014 टू 2.6 इन फाइनेंशियल ईयर 2015 से 2022 के बीच, ठीक है। तो इस प्रकार जो है इसमें देखेंगे तो 5 में जो है ऑप्शन बी जो है वो सही है, यानी पिछले 7 वर्षों के दौरान जो है 10% की वृद्धि हुई, औसतन एवरेज की बात कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जितना क्वेश्चन बन सकता था वो हमने आपको दे दिया विथ प्रूफ और इकोनॉमिक सर्वे। ये कंपैरिजन किया गया है इकोनॉमिक सर्वे में कि 1998 से 2002 के बीच और 2014 से यानी
2014 से 2022 के बीच जो है अवधि के बीच तुलना की गई है। ये इंग्लिश है, ये हिंदी में अर्थव्यवस्था को पहुँचे आघात के बारे में इधर जो है 1998 से 2022 के तक चर्चा की गई है। इधर देखेंगे जो है 2014 से 2022 के बीच किया गया है। तो ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ये हमने दे दिए, ये आपको पढ़ना है क्या क्या रिफॉर्म हुए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार जो है हमारा 2 चैप्टर का जो है क्वेश्चन पूरा हुआ। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अगर आपको टेस्ट पसंद आया, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और डेली आपको शाम को 3 बजे टेस्ट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।